बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, काजी फ़ायज़ ईसा का दौर ख़त्म हुआ और जस्टिस यहिया अफरीदी कल नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। काजी फ़ायज़ ईसा के फैसलों पर तनकीद भी की जाती रहेगी, माजी में भी तनकीद की गई, लेकिन जिस तरीके से काजी फ़ायज़ ईसा ने फैसले दिए, आइन और जमहूरियत की बात की और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, इसकी मिसाल हमारी अदलिया की तारीख में कम ही मिलती है। ये पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात कम करने की कोशिश की, साथ ही साथ पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल किया और ये कहा कि जो हम अदलिया मुदाखलत करती है मुख्तलिफ मामलात के अंदर और इंतज़ामिया के मामलात के अंदर मुदाखलत करती है, उससे अदलिया को दूर रहना चाहिए। माजी में हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अस्पतालों का दौरा करने निकल पड़ते थे, जाके मार्केटों में बात करते थे, फिर साथ ही साथ सियासतदानों के साथ खड़े होकर मुख्तलिफ मौके पर, इलेक्शन के मौके पर भी मैदान में उतर आया करते थे और इसे अदालती जुडिशल एक्टिविज़म का नाम दिया गया। काजी फ़ायज़ ईसा ने इस सारे सिलसिले को ख़त्म कर दिया। उनके फैसले से एक पार्टी को एतराज़ भी था, उनकी नुक्ताचीनी भी की गई, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो काजी फ़ायज़ ईसा ने जुर्रत और बहादुरी के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे को संभाले रखा। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग उनके खिलाफ जिस तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, जो इल्ज़ामात लगाते रहे, वो भी वो बर्दाश्त करते रहे। हत्ता कि हमने ये भी देखा कि उन्हीं की अदालत के अंदर बैठे हुए वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, जब अदालत से बाहर निकल के उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा करते थे, उन्हें भी वो जो अपनी अदालत के अंदर खुश आमदीद कहते हुए दिखाई देते थे। अब नए चीफ जस्टिस पर एक भारी जिम्मेदारी है अदलिया में तकसीम के हवाले से, ख़ास तौर पे काजी फ़ायज़ ईसा की जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें जजेस की शिरकत ना करना इस बात का सबूत है कि अदालती मामलात के अंदर अब भी काफ़ी मुश्किलात दिखाई दे सकती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए सियासी माहौल अभी भी बेचैनी की कैफियत में है, इज़्तिराब की कैफियत है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दो बड़े फैसले आए, बुशरा बीबी साबिक़ खातून अव्वल रिहा हुई, पेशावर में क़याम पजीर हैं, उनकी बहन इमरान खान साहब की वो भी उनकी रिहाई के अहकामात जारी हुए, लेकिन दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में होने वाले वाक़े में जिसमें हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कैदी वैन पर हमला करके अपने गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करवाने की एक कोशिश की, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये टेंशन मजीद बढ़ेगी? अलीमीन गंडापुर KPK के वज़ीर आला हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये सारा मनसूबा इस्लामाबाद की पुलिस का है, हुकूमत का है और हुकूमत को इन हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि ये कशीदगी किस तरफ जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर रवाना हो चुके, कहा यह जा रहा था कि जो ही 26वीं तरमीम जो है वो पास हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए, अपने चेकअप के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे और कुछ रोज़ बाद मरीम नवाज साहबा पंजाब की वज़ीर-ए-आला वो भी मुल्क से बाहर जा रही हैं। क्या सियासत में सब कुछ अब चैन ही चैन है कि मियाँ नवाज शरीफ भी चले गए, मरीम नवाज भी बाहर जाएंगी, या आने वाले हालात, आने वाले दिन और किसी मुश्किल का पेश खैमा साबित हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा शीज़ा मनसब साहबा। शीज़ा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिशाल यूसुफजई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। मिशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान अहमद मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिशाल यूसुफजई, प्रोग्राम का मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। मैं बुशरा बीबी रिहा हुई, पेशावर चली गई, इल्ज़ामात लगना शुरू हुए, ये कहा जा रहा है कोई डील है, कोई ढील है, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों को भी ज़मानत मिल गई। बुशरा बीबी एक अरसे से जेल में थी और ये कहा जा रहा था कि जब तक मामलात बेहतर नहीं होते उस वक्त तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। PTI किसी डील की तरफ जा रही है, इन खबरों के बारे में क्या कहेंगी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो ये कि जो बेशरम लोग बोल रहे हैं कि डील हो गई है, तो अगर हमने डील करनी होती तो उस टाइम कर लेते जब बीबी साहिबा सब जेल में थी, या उस टाइम कर लेते मई जून में कि बहुत सख्त गर्मियाँ थी। आपको पता है जेल में गर्मी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। अब जब हमने तमाम तरह कानूनी रास्ते इनके बंद कर लिए, कोई भी लीगल केस नहीं था, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट दोनों में हमने पिटीशंस की थी, कोई भी नॉन एंड अननोन FIR नहीं थी, तो अब ये कह रहे हैं कि डील हो गई है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि एक केस जो ट्रायल चल रहा है अलकादिर का, वो भी चल रहा है, जिसपे बीबी साहिबा जमानत में। अभी चूंकि इनको समझ आ रही है कि इनका डोनट अंकल चला गया है और अब जो है ना मुल्क में जो इंसाफ के वीराने थे, तारीकियां थी, वो ख़त्म हो रही है और इंसाफ का सूरज तुलू होने वाला है, तो ये अपने पॉलिटिकल नैरेटिव और गेंस के लिए सारी हरकतें कर रहे हैं। बेशरम लोग हैं, पहले तो इनको चाहिए नहीं था क्योंकि वो जरूरी खातून है
और माएँ बहनें बेटियां सांझी होती है। अब जो ये उनकी रिहाई डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल लंदन प्लान का हिस्सा थी। और अब जो लंदन प्लान निस्तो नाबूद हो गया है और इनका जो लीडर है वो बाहर भाग गया है, तो अब अपने लिए फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें करेंगे, कोई मसला नहीं है। मिशाल साहब, अपनी आप बात की कि अब अदल इंसाफ का बोलबाला होगा, इसका मतलब है कि पीटीआई यहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर रही है, उनके साथ उनके वर्किंग रिलेशनशिप होगा। माजी में जो हमने क्लैश देखा पीटीआई वर्सेस अदलिया, वो अब नहीं नजर आएगा। देखिए जी, बिल्कुल हम जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को एक अपराइट जज मानते हैं, हम उनको एक प्रिंसिपल्ड इंसान मानते हैं और उनके जो लीगल फैसले हैं वो इस बात का सबूत है और हम इस बात को तस्लीम करते हैं। हमारा एतराज़ सिर्फ इस तरमीम पे था जो एक गैर आईनी गैर कानूनी है। हमारा क्वेश्चन जस्टिस यहिया अफरीदी साहब पे नहीं था और हम प्रिंसिपल सीनियरिटी की प्रिंसिपल को प्रिवेल कराना चाह रहे थे। लेकिन अगर ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई यहिया अफरीदी साहब के खिलाफ है तो ये गलत बात है। हम बिल्कुल उनको तस्लीम करते हैं चीफ जस्टिस। शहजाद साहब, ये जो आवाज़ें उठ रही हैं जिसमें कुछ मैंने ट्विटर्स पे देखा, आपसे वाबस्ता PMLN से वाबस्ता लोग भी हैं, वो कह रहे हैं जी डील हो रही है, रिहाई होगी बुशरा बीबी साहबा की, अब उनकी इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई भी हुई। अदालती हुक्म पर अगर कोई रिहाई होती है तो इसमें हुकूमत की डील या डील, फिर जो फैसल बड़ा साहब जो कुछ रोज़ से पहले से कह रहे थे कि जी उनको जो है वो ज़मानत भी मिलेगी और इमरान खान साहब की बहनों को भी ज़मानत मिलेगी, असल हकीकत है क्या? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, मुझे तो इस चीज का कोई इल्म नहीं कि डील, हुकूमत ने तो कोई डील नहीं की और ना ही हम डील करने के में बिलीव करते हैं। हाँ, जो इनके लीडर थे सो कॉल्ड, वो बहुत देर से एनआरओ की तलाश में थे, बहुत देर से वो ये चाह रहे हैं कि उनको एनआरओ मिल जाए, बहुत देर से वो कह रहे हैं कि उन्होंने सियासी कुव्वतों से बात नहीं करनी बल्कि उन्होंने उन लोगों से बात करनी जिनसे वो समझते हैं कि शायद उन्हें एनआरओ मिल जाए। लेकिन एनआरओ मिलने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं मुझे, इसलिए कि उन्होंने जो किया, खासतौर पे जो 9 मई को किया, उसके बाद अगर वो ये समझेंगे कि बगैर सजा के वो फारिग हो जाएंगे तो ऐसा नहीं। उन्होंने आप देखें कि आज भी पूरी बैरूने मुल्क जाके, जिस तरह वो जब प्राइम मिनिस्टर थे दूसरे मुल्कों में जाके वो पाकिस्तान को बदनाम करते थे, आज वो जेल के अंदर से भी यही कोशिश कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में अपनी लॉबिंग फर्म्स जो इन्होंने हायर की हुई है, वहां से इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लेटर्स कभी लिखवाते हैं, कभी रेजोल्यूशंस पास करवाते हैं, लेकिन ये अब इनकी सारी जो चीजें ये फेल हो चुकी है। मैं हैरान हूं कि अभी इन्होंने कहा कि ये गैर आईनी तरमीम, ये आईन के हिसाब से, आईन के मुताबिक पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को, जो कि पार्लियामेंट ही का इस्तेहकाक है, सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना, आईन के अंदर तरमीम करना, 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये तरमीम पास हुई, तो उसको गैर कानूनी और गैर आईनी कहती, अपना फॉल्स नैरेटिव बार बार लोगों की बेहनसाजी के लिए करते हैं, तो कि बहुत अफसोस बात है। और खुद ये वो लोग हैं जो कि आईनी तरीके से जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो आपको याद होगा कि इन्होंने उस आइन को तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हम असेंबलीज तोड़ते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं था उस वक्त, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई हरबा नहीं छोड़ा कि किसी ना किसी तरह ये इनका इक़्तिदार इनके हाथ से ना जाए। आज भी इनका जो लीडर है उसका वही सूरत हाल है। आप देखें, IMF को इन्होंने खत लिखे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को ना आप उसके साथ करें मुआहिदा। इन्होंने SCO को साबोटाज करने की इन्होंने कोशिश की, और जब SCO के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के कामयाब समिट हमने किया, उसके बाद जब इनके कुछ लोग मिलने गए इनके लीडर से, तो वो उसने उनको डांट के गालियां देके निकाल दिया कि तुम लोगों ने SCO को सैबोटाज क्यों नहीं किया, क्यों तुमने अपने जो धरना था उसको वापस ले लिया। तो ये जिस का ख्याल हो, जो पाकिस्तान के लिए किस्म के ख्यालात रखता हो बंदा, उसके साथ हम तो बिल्कुल कोई भी डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, हाफिज एहसान अहमद साहब, जो भी बात हो रही है जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की कि वो अब कल से अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे, PTI भी कह रही है कि उनके साथ चलने को तैयार हैं, अपराइट जज हैं, लेकिन अदलिया के अंदर जो तकसीम हम देख रहे हैं, काजी फायज ईसा रिटायर हो गए, उनके फुल कोर्ट इजलास में जजेस की शिरकत ना करना, आने वाले दिनों में कुछ फैसले ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद, कितनी बड़ी मुश्किल होगी। और दूसरा ये बताइएगा कि अदलिया की ये तकसीम किस हद तक बढ़ जाएगी, या इसको जस्टिस यहिया अफरीदी रोकने में कामयाब हो सकेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है उसका आगाज़ जो है वो आपको नज़र आएगा जस्टिस ज़हीर जमाली साहब के दौर के अंदर। चूँकि उससे पहले जो मामला था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का, वो बड़ा एक क्लाउड था उनका और वो 2013 तक चले और वहाँ के ऊपर किसी हद तक जो था वो चीज़ें स्मूथ थीं। अगर कोई जज इख्तलाफ भी करता था, जिसमें साकिब निसार साहब भी उसके अंदर थे, तो वो उस लेवल पे चीज़ें नहीं जाती थीं कि जिसके अंदर आप ये कहें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बड़ी डिवाइडेड है। और उस दौर के अंदर आपको जजमेंट्स थी यूनानिमस आती थी और बाज़ दफ़ा ये कहा जाता था कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना दिमाग इस तरह इस्तेमाल नहीं करती कि सारे के सारे एक ही चीफ जस्टिस के पीछे हैं या सारे के सारे एक पॉइंट्स के पीछे हैं। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि चूंकि आपके मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के द्वारा इलेक्शन हुए उसी दौर के अंदर, और फिर एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन जो है वो चलती चलाती जो है जब पाकिस्तान की सड़कों पे पहुंची और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची, तो वहाँ से ऊपर जो है वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मामला आया। और वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मामला जो है वक्त के साथ साथ उसने बहुत ज़्यादा सराहियत कर ली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर भी। और उसकी जो क्लाइमेक्स उस सारी सिचुएशन का आया वो उस वक्त आया जब जस्टिस फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया, और उस रेफरेंस के अंदर जब वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन लेके आए, या उससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फाइल किया, तो जब वो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, तो आप अगर उस दौर के अंदर चले जाएँ तो उन हीयरिंग्स को अंदर आप देखें कि जजेस की ऑब्जर्वेशन क्या थी या किस तरह चीज़ चल रहा था। और अल्टीमेटली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया और आपको वो एक डिवीजन जो है वो नज़र आई। उसके बाद दोबारा जो है जब रिव्यू के अंदर मामला गया तो उस डिवीजन का आपको रिजल्ट नज़र आया होगा कि पाकिस्तान के अटर्नी जनरल को रिज़ाइन देना पड़ा, चूँकि उन्होंने उस दौरान एक स्टेटमेंट दी थी। और फिर वो उस क्लाइमेक्स तक चली गई कि एक मेंबर के इधर से उधर होने से जो है जिसमें जस्टिस मंजूर और जस्टिस अमीनुद्दीन थे, वो रिवीजन जो थी या रिव्यू जो था पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके हक़ के अंदर आया और वो दरार जो है वो बढ़ती गई। और उसके बाद जब चूँकि जस्टिस गुलजार साहब का दौर आया तो मैं ये समझता हूँ कि शरीफ आदमी थे बट एक वीक पर्सनैलिटी थी जिसको चीज़ों को ब्रिज करना चाहिए था कि इन जजेस को बिठाते, आपस के अंदर दूरियाँ दूर करते और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए बेहतरी करते। वो चीज़ उस तरह हुई नहीं है। और उसके बाद जो है बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल आपका कैनवस था वो जब अमेंडमेंट आई तो उसके बाद उसने बहुत ही एक और एंगल ले लिया। पहले उसकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर उसके बाद जो है आपके इलेक्शंस के ऊपर फिर आर्टिकल 63A का रेफरेंस आया, फिर उसका फैसला आया, फिर इलेक्शंस का ना होना उसके अंदर आया। तो वो चीज़ें ऐसी थीं जो स्पेसिफिक बेंचेस के ऊपर चली गई, जजेस की लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अंदर चली गई। और जस्टिस फाइज ईसा जो आपके प्यूने जज थे, आपने उसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ भी न दी और पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर से आपने उनको साइड लाइन किया। अब अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखा जाए तो अगर हम आज 2024 के अंदर देखे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जिस शख्स ने बतौर न्यूट्रल एक अपना रोल प्ले किया एज ए जज के तौर पर, एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी के तौर पे, और उसने किसी भी साइड के अंदर किसी की अलाइनमेंट नहीं ली। अगर उसे बुलाया गया बेंच के अंदर, वो बैठे हैं और बैठ के उन्होंने अपनी आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है, अपनी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने कम दी हैं। और उसके बाद ये है कि अगर उन्होंने फाइज ईसा का मैटर आया तो उनके खिलाफ किया है, इलेक्शंस के मुतालिक उन्होंने अपनी राय दी है, रिजर्व सीट्स के मुतालिक अपनी दी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक अपनी दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर डिवीजन उस क्लाइमेक्स के अंदर चली गई थी तो ये एक ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान के जजेस मुत्तफिक हो सकते हैं। जो अगर उस डिवीजन को देखा जाए तो एक साइड है जिनको अभी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट या नेशनल कमेटी जो है उनका उनसे 40 साल का ताल्लुक है, कोलीग्स भी रहे हैं, चैम्बर फेलो भी रहे हैं, एक इलाके के अंदर हैं, वो भी KPK के हैं, ये भी KPK के हैं। प्रैक्टिस उन्होंने लाहौर में स्टार्ट की। अतर मिनल्ला साहब भी इनके साथ एक कोलीग हैं। जो दूसरे हैं जो जस्टिस फाइज ईसा को जिसको आप कहते हैं कि 3-4 लोग ब्रैकेट किए जाते हैं, उनका उनके साथ भी ताल्लुक है, एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी है वो
वो लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल आएगा ना मलिक साहब, वो ये आएगा हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज का आएगा कि चूंकि अगर उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, पीटीआई जो है उन पे क्रिटिसाइज नहीं करती, तो लिहाजा अदालत को अदालत पे छोड़ दें और अदालत को भी ये चाहिए कि फैसले करे, अपनी ऑब्जर्वेशन न दे और जो वो फैसला करे अपनी कलम से उसको साबित करे। एक अच्छा जेस्चर है, पीटीआई ने भी कहा कि हम जो है उनकी तैनाती को कबूल करते हैं, हम अमेंडमेंट के खिलाफ थे, जैसे यहिया अफरीदी साहब के खिलाफ नहीं है। बड़ी मलिक साहब देखें, मैं आपको मलिक साहब इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ अच्छी आई है वो ये आई है कि शायद आप उस प्रोसेस को जिसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इनिशिएट किया, यानी कि आपने अमेंडमेंट की, और उस अमेंडमेंट कभी किसी न किसी तरीके से पीटीआई इसका हिस्सा थी और मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया, जो बहुत उनके बकौल बहुत चीज़ें ऐसी थी वो साइड पे गई। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने एक प्ले किया कि एक तरफ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्लाइमेक्स था और दूसरी तरफ आपका मिडवे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आया, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री आई, तो अभी भी आप देखें कि जितना नैरेटिव बना है वो सिर्फ बना ये है कि सीनियरिटी को फॉलो किया जाना चाहिए। किसी एक शख्स जो पाकिस्तान के जस्टिस सेक्टर का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, चाहे ऑपोजिशन है, ट्रेजरी है, किसी ने पाकिस्तान के मौजूदा जो कल चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उस पर एतराज नहीं किया। लेकिन जो एक चीज मैं इसके अंदर आइंदा देख रहा हूं मलिक साहब, जो बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी, वो ये आएगी कि जो वो फैसला करें या जो वो बेंच बनाएं या जिस चीज के ऊपर वो जाएं, उसको हमारे टॉक शोज के अंदर, मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर न लेके जाएं, चूंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर एक दूसरे से जो कन्फ्रंटेशन आती है वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए नहीं है। वो जो फैसला करेंगे, मैं उनके सामने पेश होता हूं, बहुत सारे होते हैं वो आइन और कानून को समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सीड नहीं करेंगे, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक लेके चलेंगे। लेकिन जो चैलेंज आएगा वो चैलेंज आएगा उनके लिए, असल मामला जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की वर्किंग किस तरह हो और क्या इन बेंचेस के होते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कर सकती है या नहीं है, वो मैं समझता हूं क्वेश्चन मार्क है। और अल्टीमेटली जो है आपको अदालतों की रीएलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, चूंकि जिस वजह से आप जा नहीं रहे थे, ना वो जस्टिस फाइज ईसा यहां पे है, ना जस्टिस फाइज ईसा उस कोर्ट के अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो 2006-7 से इस इंजाम के इंसाफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनका एक सीओडी के ऊपर सिग्नेचर है या उसकी एंडोर्समेंट है, इस चीज को पाकिस्तान के आम आदमी की मफाद के अंदर और पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के निजाम की बेहतरी के लिए इसके लिए अपनी कोशिश भी करेंगे और इसके लिए लेजिस्लेशन भी करेंगे। अब साहब मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं।